हाय, आज मैं आप लोगों के ना सबसे बड़े प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आई हूँ, दैट इज राइटिंग प्रैक्टिस। उसके बारे में कुछ चीजों पे बात करते हैं एंड फिर ये देखेंगे कि सोल्यूशन क्या है, राइट। सो सबसे पहले ना एक चीज क्लियर करती हूँ कि आप लोग ना स्कैनर उठाते हैं, दैट्स अ गुड थिंग। बट उसमें ना एक चीज प्रॉब्लम ये होती है कि आप लोग टाइम नहीं देखते हो। लाइक आप लोग 2012, 13, 17, 19 ये सब क्वेश्चन भी करते हो। इफ यू ऑब्जर्व तो आप लोगों के क्वेश्चन पेपर में अब डिस्टिंग्विश बिटवीन नहीं आते जो कि पहले आया करते थे, राइट। सो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन पैटर्न रीसेंट का फॉलो करो। तो फर्स्ट थिंग इन योर राइटिंग प्रैक्टिसेस यू शुड गो अहेड विद ओनली लास्ट 6 अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर, यानी कि आप 2021 से स्टार्ट करोगे, 21, 22, 23, सिर्फ ये 3 साल के 6 अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर पे ही आपका फोकस होना चाहिए, राइट। सो हर अटेम्प्ट में अराउंड 24 क्वेश्चन होते हैं, तो इस तरह से भी यू वुड हैव अ क्वेश्चन बैंक ऑफ 100+ क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको तरीके बता रही हूँ चीजें करने के, राइट। सो स्कैनर फॉलो करने का जरूरत नहीं है। कीप दैट 6 अटेम्प्ट का क्वेश्चन पेपर और आपके पास एक 100 क्वेश्चन बैंक का वो तैयार है, एंड यू डोंट नीड एनीवन एल्स, राइट। फिर एक क्वेश्चन आता है, यस वी नीड, हमारे आंसर कौन इवैल्यूएट करेगा। आज इस वीडियो में आई आंसर एवरी क्वेश्चन कि आंसर कौन इवैल्यूएट करेगा, क्वेश्चन कहाँ से आएगा, सब कुछ, ठीक है। इवन इफ यू डोंट हैव एनीवन यू कैन लाइक डू इट। सो नेक्स्ट थिंग, हाँ, इससे रिलेटेड एक चीज बताती हूँ कि लिंक्डइन में आई केम अक्रॉस अ पोस्ट जहाँ पर शायद एक एग्जीक्यूटिव की स्टूडेंट थी, उसने शेयर किया, शी रोट सम आंसर्स एंड चेक्ड हरसेल्फ एंड पोस्टेड इन लिंक्डइन। तो हुआ क्या उससे, शी गॉट एन रिव्यू फ्रॉम हर कनेक्शंस, ठीक है। किसी ने बताया कि आईसीएसआई पूरे मतलब एग्जाम्स में आपको पूरे नंबर नहीं मिलते, राइट। एंड दैट्स वेरी ट्रू, क्योंकि हम जब 11th 12th या 10th के पेपर भी दे रहे थे, वी न्यू कि थ्योरी पेपर इज नॉट स्कोरिंग। आप कितना भी सही लिखो, 1 और 2 मार्क्स तो कटते ही कटते हैं, दैट्स वेरी नेचुरल, राइट। सो शी गॉट एन इनपुट फ्रॉम देयर। आई एम नॉट सेइंग दैट यू हैव टू गो देयर, बट आई एम सेइंग कि जब आप करेक्शन करो तो मेक श्योर कि अगर आप 4 नंबर का आंसर सही भी लिख रहे हो एज इट इज, तो उसमें खुद को 3 नंबर दो, जिससे यू गेट इन मोटिवेशन कि नहीं, अगर मैंने 70 नंबर का पेपर किया जिसमें मैंने मान लो 10 क्वेश्चन किए, तो 10 क्वेश्चन किए, या फिर मान लो लेट सपोज कि आपने उसमें 15 क्वेश्चन किए, ठीक है। और उसमें से आपके एक एक नंबर कट जाते हैं, तो 70 में से 15 कट गए तो कितना हुआ, यू हैव लेफ्ट विथ 55। अब उसमें से मान लो आपके 3 क्वेश्चन गलत है, ठीक है, 4 4 नंबर वाले 3 क्वेश्चन है, 12 नंबर और गए, तो आप कहाँ पे आ गए, स्क्वायर आउट, आप 40+ पे आ गए, ठीक है। बट यू नीड 50 इन एवरी सब्जेक्ट मिनिमम, अगर आपको वो टोटल लाना है तो, ठीक है। तो अगर आपका हर सब्जेक्ट में ऐसे 40+ आएगा तो आप एग्रीगेट से रह जाओगे, राइट। सो दिस विल गिव यू अ बूस्ट कि नहीं, मुझे पूरा 100 मार्क्स का पेपर करना है, राइट। दिस इज वन थिंग दैट यू शुड कीप इन योर माइंड व्हेन यू आर डूइंग राइटिंग प्रैक्टिस। और इसी के लिए एडिशनली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि चैप्टर वाइज से ज्यादा फोकस किस में हो, फुल पेपर में हो। इसलिए जब बच्चे मुझे बोलते हैं कि चैप्टर वाइज करते हैं, मैं बोलती हूँ नहीं, फुल पेपर करो। क्यों? बिकॉज आपको तभी पता चलेगा कि आपकी 3 घंटे की कितनी कैपेसिटी है। आपके क्वेश्चंस इसीलिए छूटते हैं बिकॉज यू आर मोर फोकस्ड ऑन कि नहीं, हम छोटा छोटा करते हैं, हमें मोटिवेशन चाहिए। तुम्हें चाहिए कि यू ओपन योर आईज एंड यू रियलाइज वेर यू आर गोइंग रॉन्ग, राइट। ओके, नाउ ये चीज क्लियर है कि हमें क्वेश्चन बैंक बनाना है फ्रॉम 21 to 22। अब नेक्स्ट क्या करना है, मार्क्स के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपका क्वेश्चन 3 नंबर का है तो 2 नंबर दो, 4 नंबर का है तो 3 नंबर दो। अगर मान लो आपने प्रोविजन गलत लिखा है, कंक्लूजन गलत लिखा है, पूरा काट दो। बिकॉज यहाँ कोई तुम्हें जज नहीं कर रहा है, यहाँ कोई तुम्हें नहीं देख रहा है, यहाँ तुम खुद को ना नंबर देके तसल्ली दे करके कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर तुम खुद को जितना बोलोगे कि यहाँ मिस्टेक है इसको सुधारो, यहाँ मिस्टेक है इसको सुधारो, everything will work out in एग्जाम्स, राइट। सो दिस वाज द सेकंड थिंग कि खुद के पेपर की मार्किंग कैसे करें। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ आंसर। लेंथ ऑफ आंसर ना मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी फ्रॉम एसबीसी का पेपर, सो यू विल गेट अ गुड आइडिया कि अच्छा ओके, तो पढ़ने का तरीका भी ऐसा होने का है और हमारे लिखने का तरीके में भी क्या होना है हमें समझ में आएगा। सो कीप दिस पॉइंट इन माइंड दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लेंथ ऑफ आंसर with an example. Now coming back to next question, type of question, right? So type of question में अपने अपन को मैंने पहले ही बोला कि डिफरेंस बिटवीन नहीं आता है, मत देखो, ठीक है, पढ़ो भी मत, है ना।
मेरे को तो फॉर श्योर ध्यान नहीं है कि आप लोगों के क्वेश्चन पेपर में अब डिफरेंस बिटवीन आता है। अगर आपको ध्यान है, हो सकता है मेरी ऐसे दिमाग से निकल गया। आई एम नॉट डीलिंग विद द क्वेश्चन पेपर्स एवरी डे और सब्जेक्ट एवरी डे। सो इफ यू नो कि इस पेपर में फॉर श्योर डिफरेंस बिटवीन आता है तो करो, वरना उसमें दिमाग नहीं लगाओ। नॉट सेइंग कि कॉन्सेप्ट मत पढ़ो, सेइंग कि डिफरेंस बिटवीन याद मत करो कि वन इसका वन के पॉइंट के साथ ये लिखना है सेकंड, क्योंकि अगर आई एम राइटिंग डिफरेंस बिटवीन तो मुझे पता है कि उसमें थर्ड कॉलम आना चाहिए जिसमें वहां पे वो होना चाहिए कैटेगरी, कि मैं बेसिक्स बता रही हूँ, डेफिनेशन बता रही हूँ, फीचर बता रही हूँ, एग्जाम्पल बता रही हूँ। देयर शुड बी वन मोर लाइन, राइट, विच इज नॉट देयर इन आंसर्स, लेट मी टेल यू। ठीक है, सो आप लोग जब बोलते हो कि हमने सब लिखा, तो आप सब नहीं लिखते हो। देयर इज डेफिनेटली समथिंग मिसिंग, दैट्स व्हाई यू आर नॉट गेटिंग द आंसर। सो दिस इज वन थिंग अबाउट डिफरेंस बिटवीन, कि अगर आता है, नहीं आता है तो मत पढ़ो उस टाइप का क्वेश्चन, बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि डायरेक्ट क्वेश्चन में आया या शॉर्ट नोट में आया तो यू कैन राइट समथिंग, राइट। एंड सेकंड थिंग, अगर डिफरेंस बिटवीन में आता है तो थर्ड कॉलम भी होना चाहिए जहां पे आप ये बताओगे कि आप किस बेसिस पे डिफरेंशिएशन कर रहे हो, राइट। नाउ सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन में होता क्या है, दो सिचुएशन होती है। एक बच्चा होता है जो बिल्कुल ना के बराबर इंफॉर्मेशन लिखता है, लाइक 3-4 लाइन में खत्म, कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, 3-4 लाइन में खत्म। और दूसरे टाइप के बच्चे होते हैं जो इतना ज्यादा लिखते हैं कि मतलब पूरी की पूरी रामायण लिख डालते हैं जिसकी नीड नहीं होती। सो वहां पर कहाँ पे पॉइंट अराइज होता है, वहां पर पॉइंट अराइज होता है आइदर इट्स अ 3 मार्क क्वेश्चन, इट्स अ 4 मार्क क्वेश्चन, इट्स अ 5 मार्क क्वेश्चन, और इट्स अ 8 और 7 मार्क क्वेश्चन, राइट। सो एज आई ऑलवेज से कि जब भी अगर मान लो इफ यू आर इन जीआईजीएल और आपको फंडामेंटल ड्यूटीज, ये मेरा फेवरेट एग्जांपल है, फंडामेंटल ड्यूटीज का पूछा है तो यू हैव टू राइट ए ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं, 7-8-10 पॉइंट है, उसको आपने लिखना है और वो 8 नंबर में आपको पूछ रहा है, इसका मतलब एक्सपेक्टेशन क्या है, यू हैव टू राइट एवरीथिंग एक्यूरेटली, राइट। सो इवन फंडामेंटल ड्यूटीज अगर 4-5 नंबर में भी लिख रहे हैं तो वो बहुत बड़ा नहीं है, यू शुड राइट एवरीथिंग, ओके। So these are the points when you are writing an answer, you should remember कि कितने नंबर का क्वेश्चन है। अगर 3 नंबर का मान लो ओपीसी के पे पूछा है, ओपीसी पे शॉर्ट नोट लिखो, 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो 3 नंबर का क्वेश्चन कम से कम 3 पॉइंट लिख के आओ कि उसमें मतलब 3 पॉइंट एज इन 3 पैराग्राफ, राइट। तो व्हेन आई से कि आपका आंसर कितना होना चाहिए, तो इफ यू हैव अ लाइक डिसेंट हैंड राइटिंग तो आपका 3 नंबर का आंसर कम से कम हाफ पेज और मोर देन हाफ पेज का होना चाहिए, हाफ पेज से लेस नहीं, ठीक है। नॉट लाइक हर लाइन छोड़ छोड़ के एक एक वो लिख रहे हैं, वैसे नहीं, डिसेंटली आई एम सेइंग, okay. And if you are writing a 4 mark question, 4 or 5 mark, make sure that your answer is a one page answer and it contains at least 4 to 5 paragraphs of different things, like उसमें आपने अगर बुक में नहीं है तो you can't cover definitely, but अगर मॉड्यूल में है तो आपको मेक श्योर करना होगा कि आप 4-5 पॉइंट्स कवर करो। लाइक इफ आई टॉक अबाउट, अगर आपको मैंने प्रेफरेंशियल कैपिटल में दिया तो आपको लिखना पड़ेगा 55 के सारे पॉइंट, राइट। इफ हो सके तो 43 और 47 का पॉइंट भी लिख के आओ, इफ इट्स अ 4 और 5 मार्क क्वेश्चन, राइट। नीचे में लिख के आओ, लाइक आफ्टर राइटिंग अबाउट 55 देन लिख के आओ, क्योंकि प्रेफरेंशियल का राइट्स कहाँ कवर होते हैं, 43 में, राइट। सो दिस इज हाउ यू शुड डू। एंड अगर 8 मार्क क्वेश्चन है, एज आई सेड कि 8 मार्क क्वेश्चन, तो यू हैव टू इंश्योर कि आप पूरा सही से लिख के आ रहे हो। 8 और 7 आई थिंक सिर्फ जीआईजीएल में होता है, तो वहां पर आप एक टेक्निक यूज करो कि जीआईजीएल में आप ये फिगर आउट करो कि कौन से चैप्टर से रिपीटेबली 8 और 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे एज आई नो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज, रेट्स पे और प्रिजम्पटिव्स पे, इन पे क्वेश्चन 8 नंबर का पक्का अगर आता है तो इन्हीं टॉपिक्स पे आता है। तो वेरी क्लियर कि 8 नंबर पे कौन सा टॉपिक तैयार करना है। आराम से कोई 20-25 टॉपिक्स तैयार करके जाओगे तो उसमें से अगर पेपर इजी आ रहा है तो उसमें से पक्का पक्का आएगा ही 8 और 7 का क्वेश्चन। दैट्स माय अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एंटायर पेपर। नाउ कमिंग बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कि ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन का बात हुआ, अगर केस लॉ आया तो क्या करेंगे। केस लॉ में ना एक चीज पता है क्या मैंने देखी है कि एक आई हैड अ स्टूडेंट जिसको बहुत समझाया कि भाई तुम पहले प्रोविजन लिखो, ही यूज्ड टू राइट फैक्ट्स, ठीक है। सो एज ऑफ नाउ ही इज नॉट डूइंग इट, सो बट क्या होता है वहां पे मार्क्स कट जाते हैं। वो कैसा होता है कि यू आर सेइंग तुम क्वेश्चन पहले लिख रहे हो, ठीक है, यू कॉपी पेस्टिंग द क्वेश्चन, बट जब हम प्रोविजन पहले लिखते हैं ना तो ये पता चलता है कि यस वी नो कि क्वेश्चन किससे रिलेटेड है एंड वी फ्रेम इट आउट, राइट। फिर मैं क्या बोलती हूँ, टाइम कम है तो फैक्ट्स एंड कंक्लूजन साथ में लिखो।
फैक्ट्स एंड कंक्लूजन हम साथ में क्यों लिखते हैं? बिकॉज हम रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहे हैं, ठीक है, कि ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन था एंड अकॉर्डिंग टू दिस इज द कंक्लूजन। दैट इज द रीजन कि फैक्ट्स और कंक्लूजन के बीच में हम प्रोविजन नहीं डालते, पहले हम प्रोविजन डाल के बताते हैं दैट वी आर क्लियर कि ये यहाँ पर स्ट्राइक कर रहा है, and now according to the facts of the question this is my conclusion. So yes, if you have shortage of time you can frame facts and conclusion together, that's more better. But if you have ample of time, write facts first and then conclusion. Again, one more thing, please don't copy paste everything in facts. किसी को नहीं चाहिए कि तुम क्वेश्चन पूरा का पूरा उतारो, क्वेश्चन पेपर बंदे के पास ऑलरेडी है, he or she has already read the question, right? What you need to do is you need to figure out the key information and write in your facts which will be correlated with your conclusion. Got it? This is the key to write a answer. ठीक है? कौन सा? केस स्टडी बेस वाला। एक और चीज, केस लॉ का क्वेश्चन बैंक आपके पास तैयार होना चाहिए। एटलीस्ट आपको 10 to 15 केस लॉज जो हैं जो कि फ्रीक्वेंटली या फिर पूरी आपकी बुक से रिलेटेड है वो याद होने चाहिए। सो एटलीस्ट इन 2-3 questions you can write some case law. That's I always say कि पूरा बुक का केस लॉ याद करने का जरूरत नहीं है, बट कम से कम जो इम्पोर्टेंट है उसमें से 10-15 केस लॉ के नाम रखो ताकि तुम एक दो क्वेश्चन में वो चीज क्या कर सको, मेंशन कर सको, राइट? अभी आते हैं लास्ट पॉइंट पे कि मुझे किसी ने बोला, वन ऑफ माय स्टूडेंट्स ने बोला कि मैम क्वेश्चन बैंक तो देख लेंगे बट व्हाट हैपेंस इज कि व्हेन यू गिव अस क्वेश्चन तो उसमें ऐसा रहता है कि क्रीम क्वेश्चंस होते हैं, एज इन क्रीम क्वेश्चन बोले तो वो क्वेश्चन कि हाँ दे मे हैव अ हाई चांस कि दे माइट कम इन एग्जाम। सो ऐसा कुछ नहीं होता कि वो क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, बट येस आई डू फिगर आउट, ट्राई टू फिगर आउट क्वेश्चंस जो एरियाज आप लोग टच नहीं करते हो, ठीक है? कैसे? लेट मी टेल यू। आप लोग किसके पीछे भागते हो? जो क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट होते हैं, मतलब ये चैप्टर बहुत हार्ड है इसको पढ़ना है, इसमें मेरी कमजोरी इसमें पढ़ना है, बट आप लोग ये नहीं सोचते हो कि जो इजी चैप्टर है दे आर क्विक टू कवर। और आजकल पैटर्न जो है आइदर सीए, सीएस और सीएमए एग्जाम का, दे आस्क फ्रॉम एवरी चैप्टर, क्योंकि उनको भी पता है कि बच्चे क्या करते हैं, ये चैप्टर छोड़ के जाते हैं क्योंकि बहुत कॉमन हो जाता है ना। देखो उनके लिए कैसा है, आप मान लो 20,000 बच्चे एग्जाम दे रहे, तो 20,000 बच्चों में से बहुत इजी होता है फिगर आउट करना, क्यों? क्योंकि एक बंच है, सिर्फ वही बच्चे हैं जो कि ऑलमोस्ट हर तरह के क्वेश्चन प्रॉपरली अटेम्प्ट करें, बाकी सारे बच्चों का फिगर आउट, वो एक डेटा एनालिसिस बोलते हैं ना, वो बहुत इजीली हो जाता है। एंड थ्रू दैट दे नो कि कहाँ से, लाइक एवरी चैप्टर यू हैव टू स्ट्राइक, तो पता चलेगा कि कौन सा बच्चा एक्चुअल में पढ़ के आ रहा है। एबीसी कैटेगरी तो सभी करते हैं, राइट? और एक और प्रॉब्लम मैं आप लोगों को चैप्टर में भी एबीसी करने को बोलती हूँ, उसका रीजन यही है। क्यों बोलती हूँ? क्योंकि आप लोग क्या करते हो, इंट्रोडक्शन से रिलेटेड वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना वो छोड़ दो, जो इजी वाले होते हैं, एंड वहीं पे फंसते हैं। बहुत कॉमनली ना बच्चे वो वाला आंसर नहीं लिख पाते, इंट्रेंचमेंट प्रोविजन वाला, और सोचते हैं इसमें क्या है, ठीक है, और उसमें एक्चुअल में कुछ नहीं है, लेकिन क्या प्रॉब्लम है कि हम उसको बहुत ज्यादा लाइटली लेते हैं और बाकी सबको बहुत ज्यादा सीरियसली लेते हैं, और ना वो ढंग से कर पाते हैं, क्योंकि जो जिनमें क्वेश्चनर जो क्वेश्चन प्रिपेयर करता है वो जिनको ट्रिकी बना सकता है, आप उसको और डीप में भी पढ़ के जाओगे ना तो भी यू वोंट बी एबल टू फिगर आउट अगर हमने ट्रिकी कर दिया उसको, राइट? सो उस पे भी फोकस करो जो कि इजीली आंसरेबल है। यू शुड डाइवर्सिफाई योर फोकस, यू शुड नो कि मैं किधर गलत जा रहा हूँ किधर सही जा रहा हूँ, ठीक है? और इसमें क्वेश्चन पे आपका जो क्वेश्चन बैंक है वो आपको बहुत हेल्प करेगा ये देखने में कि अच्छा बहुत इजी क्वेश्चन भी 50% से ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे, बहुत इजी आ रहे, आई कैन इजीली टारगेट दिस एंड डू दिस। मुझे पता होना चाहिए कि मुझे क्या टारगेट करना है, राइट? सो एज आई सेड कि मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के साथ बताऊंगी कि कैसे आप लेंथ ऑफ क्वेश्चंस डिटरमाइन करोगे या फिर आपका लेंथ ऑफ आंसर डिटरमाइन करोगे। एक ही क्वेश्चन को मैं बताती हूँ कि कैसे उसको ना वेरियस वेज में पूछ सकते हैं, और ये हर सब्जेक्ट और हर चीज के ऊपर एप्लीकेबल है। नाउ यू हैव टू यूज योर ब्रेन अकॉर्डिंगली। लेट्स कम टू दैट। यहाँ हम एसबीईसी का देखेंगे। आई वाज जस्ट सीइंग अ क्वेश्चन जहां पर ये लिखा था कि ये बताओ कि कौन कौन से एक बंदा है जिसको क्या करना है, एक बिजनेस खोलना है, और उसको ये बताओ कि उसको किन किन पॉइंट्स के बारे में सोचना चाहिए बिफोर फॉर्मिंग एन ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर हमें ये सारे पॉइंट्स पढ़ाए गए हैं, ठीक है, कि अगर आप अपना एक बिजनेस सेटअप डालना चाहते हो, मे बी एलएलपी, मे बी निधि कंपनी, मे बी एनपीओ, वट एवर सेटअप यू वांट टू डू, तो आपको हर एक
तरीके से सोचना पड़ेगा। पहले अपना नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी देखो, लाइक एज आई सेड कि मान लो आप एनपीओ खोल रहे हो, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो चैरिटेबल बिजनेस है या क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद स्केल ऑफ ऑपरेशन, आप इंडिया में करोगे या फिर स्टेट में करोगे या किसी पर्टिकुलर सिटी में करोगे, कैपिटल रिक्वायरमेंट। सो व्हेन समवन आस्क दिस क्वेश्चन की सुइटेबल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइन करना है, और वो क्वेश्चन 4 नंबर में है, तो आपको क्या लगता है हमारा मतलब जो इवेल्युएटर है उसकी उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है? आप 16 पॉइंट लिख के आओ? नहीं, इट्स एनफ अगर आप 6 to 7 पॉइंट्स लिखते हो और उन पॉइंट्स को वेल तरीके से एक्सप्लेन करके आते हो, दैट्स मोर देन एनफ, राइट? इतना लिखना पड़ेगा, 6 to 7 पॉइंट्स मिनिमम। आई वुड से 8 पॉइंट्स लिखो, बट या 6 to 7 विद फ्यू लाइंस वुड बी एनफ। अच्छा, अगर 4 नंबर में आया तो फ्यू लाइंस का मतलब क्या? नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी पे एटलीस्ट 2 पॉइंट्स लिख के आओ, स्केल ऑफ ऑपरेशंस पे एटलीस्ट 2 पॉइंट्स लिख के आओ, पॉइंटर्स पे लिख के आओ, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। और या सेंटेंस के फॉर्म में लिखो, पैरा के फॉर्म में लिखो, बट मेक श्योर कि 2 पॉइंट्स लिखो, राइट? सो दिस इज वन थिंग। अब इसी पे आते हैं, और इसी चैप्टर पे ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं, लाइक कैपिटल रिक्वायरमेंट पे क्वेश्चन पूछा है, लाइक डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पे क्वेश्चन पूछा है। कैसे पूछा है कि आप बताओ कि कैसे डिटरमाइन करोगे कि आपको कौन सा बिजनेस बिजनेस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइन करना है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। मान लो आपको पूरा कंट्रोल चाहिए, तो आप किस पे जाओगे? सोल प्रोप्राइटर पे जाओगे। मान लो आपको क्या करना है कि पब्लिक को इंट्रोड्यूस करना है, तो आप क्या करोगे? पब्लिक इंटरप्राइजेस पे जाओगे, ठीक है। सो इस तरह से क्या है, क्या हुआ यहाँ पे समझ में आया कि सिर्फ ये अगर मैंने मेन फ्रेम में पढ़ा होता और इसके सिर्फ 2 2 लाइन पढ़े होते, तो मैं क्या नहीं कर पाती, ये डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पे अच्छे से नहीं लिख पाती। क्योंकि अगर उसने मुझे 4 या 5 नंबर में पूछा है, तो वहां पे पर्टिकुलरली इस पॉइंट पे क्या एक्सपेक्टेशन है? 4 या 5 पॉइंट्स की एक्सपेक्टेशन है। तो अब इस केस में क्या करें? सब कुछ क्या 4 4 पॉइंट का पढ़े? आपको भी पता है हर चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, यू नो कि किस में से क्वेश्चन आ सकता है, राइट? पढ़ के पता चल जाता है, या फिर स्कैनर देख के पता चल जाता है, ओके इस पे पूछ रहा है। या फिर क्वेश्चन या फिर जब हम रीडिंग करते हैं ना, जैसे डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, तो उसमें ज्यादा पॉइंट नहीं है मान लो, ठीक है, आपको समझ आ गया कि ये इसमें पूछेगा ही नहीं, सो यू नो विच वन टू स्किप एंड विच वन टू डू प्रॉपरली। ये थोड़ी सी बुद्धि लगाओ। देखो, कोई भी आपको स्पेशली अ पर्सन लाइक मी हु इज नॉट taking any advantage out of it, he is not going to put that much, he is not, ऐसा नहीं है कि करना नहीं चाहता, बंदे का खुद का भी काम है ना, अपना काम छोड़ के थोड़ी इस तरह की चीजें करेगा, राइट? सो दिस इज आई एम डूइंग बिकॉज ऑफ माई पैशन, बिकॉज आई लव गाइडिंग पीपल, राइट? सो बट ये चीजें कहाँ पे सॉल्व होती है? कई बार ये चीजें शायद ट्यूशन में सॉल्व हो जाती होंगी, आप लोगों को शायद क्लासेस में ये चीजें कराई जाती होंगी कि दिस शुड बी स्टडीड, नॉट श्योर बिकॉज आई वॉज ए इंटायरली सेल्फ स्टडी स्टूडेंट, तो आई एम नॉट श्योर कि ये इस तरह से करवाया जाता है या नहीं करवाया जाता है, बट I did it myself, so you can do it, even if you are a self-study student. But you need to know कि कैसे करना है। स्कैनर पता है, क्वेश्चन पेपर पता है, बहुत इजीली ये चीजें हो सकती है। एक लास्ट पॉइंट पे आती हूँ, एंड आई एंड दिस थिंग, क्योंकि मैंने मेरे को जो चीज जैसे बतानी थी वो मैंने बता दिया इस पे। जैसे मैंने बताया कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे ओपीसी पे भी क्वेश्चन पूछा है हम लोगों ने, राइट? तो आप ओपीसी पे 4 चीजें पता कर लो। इनफैक्ट इसमें ये तो ऐसा है कि ओपीसी के अंदर भी कोई एक प्रोविजन से क्वेश्चन बन सकता है, तो सो प्रोविजन बेस्ड वाले तो आपको प्रॉपर पढ़ने पड़ेंगे, बट जो ये इस तरह के क्वेश्चंस है फैक्टर्स वाले, ये वाले, तो इन सब का आप फिगर आउट कर सकते हो कि कौन सा एरिया है जो क्वेश्चन वाला है, राइट? इट्स वेरी इजी, सो दैट वे यू प्रिपेयर पॉइंट्स फॉर दोज आंसर। वहां पे अगर आपने सिर्फ 2 पॉइंट प्रिपेयर किया, एज आई सेड, मैंने कैपिटल रिक्वायरमेंट पे पूछा और आपने 2 पॉइंट लिखा एंड दैट्स अ 4 मार्क क्वेश्चन, तो आपको 1 नंबर मिलेगा। सो दिस इज द प्रॉब्लम दैट इज हैपनिंग, कि आपका कंटेंट क्यों स्मॉल जा रहा है, आपको ये समझ नहीं आ रहा या आप इस बुद्धि से नहीं सोच रहे हो कि 4 मार्क का क्वेश्चन है, मुझे उसके 4 मार्क की प्रिपरेशन करनी है। सो दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू रिमेम्बर। और दूसरा एक चीज की, आप सबकी इक्वली तैयारी कर रहे हो, राइट? 4 नंबर वाले की भी, 3 नंबर वाले की भी। तो कुछ लोग जो बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं कि उनके पास पढ़ने का कंटेंट बहुत ज्यादा हो गया। अब लास्ट मिनट में क्या हो रहा है, सब कुछ रिविजन नहीं हो रहा, हर चीज का, कम पढ़ने का भी प्रॉब्लम है, ज्यादा पढ़ने का भी प्रॉब्लम। सो आई हैव गिवन सोल्यूशन टू बोथ काइंड ऑफ स्टूडेंट, जो कम पढ़ रहे हैं उनके लिए भी यही सोल्यूशन है, और ज्यादा पढ़ रहे हैं उनके लिए भी, कि ये टॉपिक्स जो नॉट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उनको आप सिर्फ समझो, उनको सिर्फ आप 1 or 2 पॉइंटर्स तैयार करो कि अगर एक बड़े क्वेश्चन में आया तो आई नो कि मैं उसके बारे में कुछ लिख सकती हूँ, राइट? सो दिस इज द थिंग। ओके, लास्ट थिंग जो मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे पास एक चीज आई कि बिना इवैल्यूएशन के हमें कैसे पता चलेगा लिख के क्या फायदा। तो मैं एक बात बताती हूँ, जिनको भी मैंने इवैल्यूएट किया है
और उन्होंने अपने साइड से एफर्ट नहीं डाला, आई हैव सीन दे हैव नेवर इम्प्रूव्ड। या ऑनेस्टली, कि जो चीज मैं हमेशा से बोलते जा रही हूँ कि योर कंक्लूजन फ्रेमिंग इज नॉट गुड, और योर लेंथ ऑफ आंसर इज नॉट गुड, या फिर प्रोविजंस आर नॉट रिटन करेक्टली, तो जो चीज मैं बार बार बोलती आ रही हूँ ना, उसमें इम्प्रूवमेंट मैंने नहीं देखा। और वहीं सिमिलरली देर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स, जहां पे मैंने उनको बताया बट दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद व्हाटएवर आई हैव सेड। दे सेड कि मैम एक बार तो मेरे को खुद को देखना पड़ेगा तभी मेरे को समझ आएगा। दैट गिव्स मी अ प्लेजर, क्योंकि मेरे को पता है कि आई कैन सी कि ही और शी विल गो, मॉड्यूल उठाएगा, स्कैनर उठाएगा, स्कैनर में कैसे लिखा देखेगा, मॉड्यूल में कैसे लिखा देखेगा, एंड फिर अपने आंसर को देखेगा। उसको पता चलेगा कि भाई यहाँ पर ई छूट गया, यहाँ पर इंडियन छूट गया, यहाँ पर रेसिडेंट छूट गया, एंड ही और शी वुड रियलाइज कि भाई कितना बड़ा ब्लंडर आई एम डूइंग। एंड आप ऑनेस्टली, हमें लगता है कि एक आधा आंसर सुधार के क्या होगा, वो तो फिर इतने में मिस्टेक होगा, मेरे को तो उससे डर लगने लगता है मैम। अरे मैम, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, मुझे ये डेली बेसिस पे इतना ज्यादा सुनने को मिलता है। एंड आई एम लाइक यार, ये पहले 1 और 2 पॉइंट सुधारने की बात नहीं करते और गड्ढे में घुसने की बात करते। तुम्हें एक दो आंसर में पता चला, उस एक दो आंसर में तुम वर्क कियो नहीं कियो, यू हैव केम टू कंक्लूजन की नहीं होगा ही नहीं काम करने से। जब आप एक दो आंसर पे काम करना शुरू करते हो, ऐसे मान लो मैंने आपको चैप्टर 1 से 2 क्वेश्चन दिए, राइट, आपने वो 2 क्वेश्चन सुधारे, भले आपके 8-10 टॉपिक नहीं हुए, लेकिन वो 2 टॉपिक हुए, राइट। व्हेन यू गो टू सेकंड चैप्टर, आप ना, आपके दिमाग में वो टन 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 बजते रहेगा, जब आप पढ़ोगे ना कि नहीं इसको ध्यान से पढ़ना है ऐसे। सो जब आप सेकंड चैप्टर करोगे ना, सो योर मिस्टेक्स विल रिड्यूस बाय इवन बाय 1% और 10%, जो भी, डिपेंडिंग ऑन द कैपेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स। तो क्या होगा, you would realize ओके अभी इसको ऐसे सही कर। सो ये धीरे धीरे चैप्टर वाइज आप में क्वालिटी आती जाएगी, एंड ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू कम टू द इनिशियल चैप्टर्स अगेन, सो दोज थिंग्स विल गेट inculcated within you with time frame, but you have to give yourself time and you have to continue this activity to improve yourself. The more you run away from problems, they will keep coming at you at more faster pace and a bigger burden. Okay, so on that note, I'm going to end this video. I hope you guys have learned something about writing practice, and you're going to start doing these and implementing these, and hope you get results and you all clear this attempt. That's my only prayer. And that's my only request, that keep working hard, keep doing writing practice. Reading you have done multiple times, that what that you are lacking is writing practice, and that's where you need to work on. And next thing, make sure that you have concise notes so that you can revise as much as possible. Okay, and stop running here and there from notes, because as many notes you have, as much problems you'll have. So the concise the notes are, the better it is for you. And all the very best for your preparations as well as for your exams. Thank you.